मुंबई की उमस भरी दोपहर में, जहां अमीर लोग अपनी वातानुकूलित गाड़ियों के शीशे चाकर रखते थे, अर्जुन सिंघानिया एक साधारण सूती कुर्ते में पसीना पोंछ रहा था। वह पूरे भारत का सबसे प्रभावशाली अरबपति था, जिसके इशारे पर शेयर बाजार ऊपर नीचे होता था। लेकिन आज अपनी दादी की जिद के कारण वह एक मामूली ड्राइवर का वेश बनाकर यहां आया था। उसकी आंखों में एक गहरी ऊब और छिपा हुआ अहंकार था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह जिस लड़की से मिलने जा रहा है, वह भी उन हजारों लाखियों की तरह ही निकलेगी जो केवल उसके पैसे पर मरती हैं। कैफे के सबसे कोने वाली मेज पर प्रिया शर्मा बैठी थी, जिसके चेहरे पर चिंता और स्वाभिमान का एक अनूठा मिश्रण दिखाई दे रहा था। उसने एक बहुत ही साधारण लेकिन साफ सुथरी सलवार कमीज पहन रखी थी, जो उसकी सादगी और उसकी आर्थिक स्थिति दोनों को बयां कर रही थी। उसके परिवार पर कर्ज का भारी बोझ था, और यह शादी उसके बूढ़े माता पिता के लिए एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन वह अपने उसूलों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। जब उसने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा, तो उसकी आंखों में कोई लालच नहीं, बल्कि एक तीखा निरीक्षण था। अर्जुन ने कुर्सी को लापरवाही से खींचकर बैठते हुए जानबूझकर बेहद अभद्र व्यवहार किया, ताकि वह प्रिया को उकसा सके और उसका असली चेहरा देख सके। उसने मेज पर रखे पानी के गिलास को एक तरफ खिसकाया और बिना किसी शिष्टाचार के सीधे पैसों की बात शुरू कर दी। उसकी आवाज में एक बनावटी कड़वाहट थी जब उसने पूछा कि क्या वह एक मामूली ड्राइवर की तनख्वाह में गुजारा कर पाएगी, या उसे भी अन्य लड़कियों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। उसका हर एक शब्द प्रिया के स्वाभिमान पर किसी नुकीले पत्थर की तरह चोट कर रहा था। प्रिया का गोरा चेहरा अपमान और क्रोध से लाल हो गया, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक व्यक्ति जो खुद को गरीब बता रहा है, उसकी सोच इतनी घटिया और संकीर्ण हो सकती है। उसे लगा कि अर्जुन उसकी गरीबी का क्रूर मजाक उड़ा रहा है और उसे परखने की आड़ में उसे नीचा दिखा रहा है। उसके अंदर का ज्वालामुखी फटने ही वाला था, क्योंकि वह गरीबी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने चरित्र और अपने परिवार के संस्कारों पर उंगली उठाया जाना उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। अचानक पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया जब प्रिया ने गुस्से में भरकर पानी से भरा गिलास उठाया और उसे सीधे अर्जुन के चेहरे पर दे मारा। ठंडा पानी अर्जुन के महंगे, हालांकि छिपे हुए आत्मविश्वास और उसके चेहरे पर टपकने लगा, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध और हक्का बक्का रह गया। यह केवल पानी नहीं था, बल्कि यह अर्जुन सिंघानिया के विशाल अहंकार पर किया गया पहला और सबसे बड़ा हमला था। आसपास बैठे सभी लोग अपनी सांसें रोककर इस अविश्वसनीय दृश्य को देख रहे थे, क्योंकि किसी ने भी एक साधारण लड़की को इतना साहसी कदम उठाते नहीं देखा था। अर्जुन के काले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, और उसकी आंखों में अविश्वास के साथ साथ एक भयानक ज्वालामुखी जैसा क्रोध उमड़ रहा था। आज तक किसी ने भी, चाहे वह कितना भी ताकतवर राजनेता या व्यवसायी क्यों न हो, अर्जुन सिंघानिया के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी। उसका जबड़ा सख्ती से भिंच गया और उसकी मुट्ठियां मेज के नीचे कस गईं। वह अभी अपनी असली पहचान उजागर करके उसे एक पल में बर्बाद कर सकता था, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि उसके दिमाग में एक उससे भी ज्यादा क्रूर और दीर्घकालिक योजना आकार ले रही थी। प्रिया ने कांपते हुए लेकिन बेहद दृढ़ स्वर में कहा कि उसे ऐसे बदतमीज और अहंकारी इंसान से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने उसे कई शब्दों में बताया कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन विचारों की गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। उसने अपना पुराना पर्स उठाया और अर्जुन की ओर एक आखिरी घृणित नजर डालकर कैफे से बाहर निकल गई, बिना यह जाने कि उसने अभी अभी शेयर की मांद में हाथ डाल दिया है। उसके जाने के बाद भी उसकी बातों की गूंज और अर्जुन के भीगे हुए कपों की ठंडक वहां मौजूद रही। अर्जुन ने धीरे से अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछा। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैरने लगी जो किसी भी तरह से शुभ नहीं थी।
उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया और ठंडी, निर्दयी आवाज में आदेश दिया कि उसे इस लड़की की पूरी जानकारी अगले 10 मिनट में चाहिए। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह प्रिया शर्मा को अपनी पत्नी बनाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि हर उस बूंद का हिसाब लेने के लिए जो आज उसके चेहरे पर गिरी थी। खेल अब शुरू हुआ था। प्रिया जब अपने घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके घर के बाहर लोगों की भारी भी जमा थी। उसके बूढ़े पिता जमीन पर बैठकर रो रहे थे और उनकी आंखों में लाचारी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि उसकी मां उन्हें संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। घर का सारा सामान बाहर आंगन में बिखरा पड़ा था, जैसे कोई तूफान आया हो और सब कुछ तहस नहस करके चला गया हो। पतओसी तमाशबीन बनकर खजे थे और दबी जुबान में तरह तरह की बातें कर रहे थे, जो प्रिया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रही थीं। कुछ ही पलों में एक सरकारी अधिकारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने प्रिया के पिता पर चिल्लाते हुए मकान खाली करने का अंतिम नोटिस थमा दिया। उसने क्रूरता से बताया कि उनका पुश्तैनी घर अब बैंक की संपत्ति है, क्योंकि उन्होंने अपना कर्ज नहीं चुकाया है और उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने तो अगले महीने तक की मोहलत ली थी। यह सब कुछ एक सुनियोजित षड्यंत्र जैसा लग रहा था, जिसका उद्देश्य उसके परिवार को सख पर लाना था। तभी गली के मोड़ पर काले रंग की महंगी और चमचमाती गाड़ियों का एक लंबा काफिला रुका, जिससे उड़ने वाली धूल ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। इन गाजियों की चमक और शानो शौकत इस गरीब बस्ती में किसी दूसरी दुनिया की चीज लग रही थी, और हर कोई हैरान होकर उन्हें देख रहा था। बीच वाली सबसे महंगी गाजी का दरवाजा खुला और उसमें से काले सूट में एक लंबा और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति बाहर निकला। उसकी आंखों पर काला चश्मा था, लेकिन उसके खड़े होने का अंदाज बता रहा था कि वह यहाँ का मालिक बनकर आया है। प्रिया की सांसें अटक गईं जब उसने उस व्यक्ति को अपना चश्मा उतारते हुए देखा, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही ड्राइवर था जिसे उसने कैफे में पानी मारा था। लेकिन आज उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर वही अहंकार था, लेकिन अब उसके पास सत्ता और ताकत का वो आवरण था जो उसे भयानक बना रहा था। वह अर्जुन सिंघानिया था, शहर का सबसे अमीर आदमी, और आज वह अपनी असली हैसियत में वहां खजा था। उसकी आंखों में वही प्रतिशोध की आग जल रही थी जो प्रिया ने कैफे से निकलते वक्त महसूस की थी। अर्जुन सिंघानिया ने प्रिया के पिता की ओर देखे बिना सीधे प्रिया की आंखों में झांका और एक क्रूर मुस्कान के साथ उसके करीब आया। उसने बिना किसी भूमिका के घोषणा की कि इस घर का और इनके सिर पर चे सारे कर्ज का मालिक अब वह है। उसके एक इशारे पर यह परिवार जेल जा सकता है या फिर हमेशा के लिए सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो सकता है। वहां मौजूद हर शख्स अर्जुन की बातों से सिहर उठा, क्योंकि उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक और तलवार जैसी धार थी। प्रिया ने कांपते हुए होठों से पूछा कि वह आखिर चाहता क्या है और उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अर्जुन ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा कि उसे वह पानी की कीमत वसूलनी है जो उसकी इत्तेहाद पर गिराया गया था। उसने प्रिया के सामने एक प्रस्ताव रखा जो उसकी इत्तेहाद पर इंडियन साल करेंगे किसी सजा से कम नहीं था। उसे अर्जुन से शादी करनी होगी। ये शादी कोई प्रेम विवाह नहीं, बल्कि एक सौदा होगी जिसके बदले में उसके परिवार का कर्ज मान कर दिया जाएगा और घर वापस मिल जाएगा। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। वह न तो सांस ले पा रही थी और न ही कुछ बोल पा रही थी। उसके माता पिता ने अर्जुन के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगी, लेकिन अर्जुन का दिल पत्थर का बना हुआ था। उसने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी की ओर देखा और कहा कि प्रिया के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर उसने मना किया तो अगले ही पल बुलडोजर इस घर को गिरा देंगे और उसका परिवार अनाथ हो जाएगा। यह प्रिया के जीवन का सबसे कठिन क्षण था, जहां एक तरफ उसका स्वाभिमान था और दूसरी तरफ
उसके बूढ़े और बीमार माता पिता की जिंदगी। उसने अपने पिता के आंसुओं को देखा और फिर अर्जुन की निर्दयी आंखों में, जहां जीत का क्रूर जश्न मनाया जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींचीं कि नाखून हथेलियों में घाट गए और उसने अपने दिल को पत्थर कर लिया। उसने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर दबी हुई लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि वह शादी के लिए तैयार है। अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी संतोष फैल गया, जैसे किसी शिकारी ने अपने जाल में शिकार को फंसा लिया हो। उसने तुरंत अपने वकीलों को इशारा किया, जिन्होंने पलक झपकते ही शादी के कागजात और एक पेन प्रिया के सामने रख दिया। प्रिया ने कांपते हाथों से उन कागजों पर हस्ताक्षर किए और हर हस्ताक्षर के साथ उसे महसूस हुआ कि वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा गिरवी रख रही है। यह कागज का टुक्का नहीं, बल्कि उसकी गुलामी का दस्तावेज था, जिसे उसने अपनी मर्जी से स्वीकार किया था। शादी की रस्में इतनी जल्दी और बेरुखी से निपटा दी गईं कि किसी को महसूस ही नहीं हुआ कि दो लोग पवित्र बंधन में बंध रहे हैं। न कोई शहनाई बजी, न कोई खुशियां मनाई गईं। बस एक कानूनी औपचारिकता पूरी की गई, जिसने प्रिया को श्रीमती सिंघानिया बना दिया। उसे उसके घर से विदा करते वक्त अर्जुन ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि असली खेल तो अब शुरू होगा। प्रिया ने अपने आंसुओं को पी लिया और अपने माता पिता को सुरक्षित देखकर गाड़ी में बैठ गई। सिंघानिया मेंशन पहुंचकर प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह घर नहीं बल्कि एक आलीशान महल था। ऊंची दीवारें, भव्य द्वार और चारों तरफ फैले बगीचे किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते थे, लेकिन प्रिया को यह सब एक सोने के पिंजरे जैसा लग रहा था। नौकरों की एक पूरी फौज स्वागत के लिए खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में नए मालिकन के लिए सम्मान के बजाय एक अजीब सा कौतूहल और डर था। अर्जुन ने गाड़ी से उतरकर उसका हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि उसे पीछे आने का रूखा इशारा किया। घर के अंदर का माहौल बेहद ठंडा और औपचारिक था, जहां हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन उसमें जीवन की कोई गर्माहट नहीं थी। अर्जुन की दादी ने प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में नापसंदगी साफ झलक रही थी, लेकिन अर्जुन के डर से उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रिया को महसूस हुआ कि यहाँ उसका स्वागत एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक सजा पाए हुए कैदी के रूप में हो रहा है। हर कदम पर उसे अपनी औकात याद दिलाई जा रही थी। बिना एक शब्द बोले, रात के समय जब प्रिया को अर्जुन के कमरे में भेजा गया, तो उसका दिल किसी पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। कमरा बहुत विशाल और आधुनिक था, जिसमें काले और भूरे रंगों का इस्तेमाल किया गया था, जो अर्जुन के व्यक्तित्व को दर्शाता था। वह बिस्तर के एक कोने में सिकुड़कर बैठ गई, अपने शादी के भारी जोजे और गहनों के बोझ तले दबी हुई। घड़ी की टिक टिक की आवाज सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी, और उसे हर आहट पर अर्जुन के आने का डर सता रहा था। दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर आया। उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया और अपनी टाई ढीली करते हुए प्रिया की ओर बढ़ा। प्रिया डर के मारे पीछे खिसक गई, लेकिन अर्जुन ने उसे नहीं हुआ, बस उसके सामने खड़ा होकर उसे अपनी बर्फीली निगाहों से घूरता रहा। उसने एक कड़वी हंसी के साथ कहा कि वह गलतफहमी में न रहे कि यह कोई सुहागरात है। उसने स्पष्ट किया कि प्रिया यहाँ पत्नी बनकर नहीं, बल्कि उसकी जिद और उसके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लाई गई है। अर्जुन ने कमरे की रोशनी कम कर दी और बिस्तर के दूसरी तरफ लेटते हुए चेतावनी दी कि प्रिया को इस कमरे और इस घर के काये नियमों का पालन करना होगा। उसने कहा कि उसकी असली सजा कल सुबह से शुरू होगी, जब उसे पता चलेगा कि सिंघानिया खानदान की बहू बनने की कीमत क्या होती है। प्रिया अंधेरे में अपनी सिसकियों को दबाए लेटी रही। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वह जानती थी कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और काली रात होने वाली है, और सवेरा अभी बहुत दूर है। उस रात प्रिया ने कसम खाई कि चाहे अर्जुन उसे कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वह अपने स्वाभिमान को बिखरने नहीं देगी। वह रोई जरूर, लेकिन उसने तय किया कि वह इस नर्क में भी जीने का रास्ता ढूंढ निकालेगी। अर्जुन को लग रहा था
कि उसने प्रिया को जीत लिया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने एक ऐसी आग को अपने घर में पनाह दी है जो या तो उसे जला देगी या फिर उसे पिघलाकर एक नया आकार दे देगी। दोनों के बीच एक मूक युद्ध शुरू हो चुका था। अगली सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि प्रिया की नींद खुल गई, क्योंकि आलीशान कमरे के सोफे पर सोना उसके लिए कतई आरामदायक नहीं था। उसकी कमर में हल्का दर्द था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और खिड़की के पास जाकर बाहर का नजारा देखा। बाहर का बगीचा ओस की बूंदों से चमक रहा था और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, जो उसके मन की उथल-पुथल के बिल्कुल विपरीत थी। उसे याद आया कि अब वह अपने छोटे से घर में नहीं, बल्कि सिंघानिया मेंशन के उस सुनहरे पिंजरे में है जहां उसकी आज़ादी गिरवी रखी गई है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर दृढ़ता का मुखौटा पहन लिया, क्योंकि वह जानती थी कि आज का दिन उसके लिए नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। तभी कमरे का दरवाजा बिना खटखटाए खुला और घर की मुख्य और बेहद सख्त हाउसकीपर मिसेज डिसूजा अंदर दाखिल हुईं। उनके हाथ में नौकरों वाली एक नीली यूनिफॉर्म थी, जिसे उन्होंने बेहद अपमानजनक तरीके से प्रिया की ओर फेंक दिया। उनकी आंखों में मालकिन के लिए कोई सम्मान नहीं था, क्योंकि उन्हें अर्जुन सर से स्पष्ट निर्देश मिले थे। उन्होंने रूखे स्वर में कहा कि इस घर में कोई भी मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता, और अगर प्रिया को यहाँ खाना और छत चाहिए तो उसे इसके लिए काम करना होगा। डिसूजा ने कामों की एक लंबी सूची थमाई, जिसमें पूरे घर की सफाई से लेकर बगीचे की देखभाल तक शामिल थी। प्रिया ने उस यूनिफॉर्म को उठाया और एक पल के लिए उसे अपनी हथेलियों में भींच लिया। उसकी आंखों में नमी तैर गई, लेकिन उसने उसे बहने नहीं दिया। उसने डिसूजा की आंखों में सीधे देखते हुए शांत स्वर में कहा कि उसे काम करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेहनत की कमाई ही उसके संस्कार हैं। उसने तुरंत वह सादे कपड़े पहने और अपने लंबे बाले बालों को एक जूड़े में बांध लिया, जिससे उसका चेहरा और भी साफ और गंभीर लग रहा था। वह जानती थी कि अर्जुन यह सब उसे तोड़ने के लिए कर रहा है, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह उसे जीतने का यह सुख कभी नहीं देगी। जब प्रिया ने रसोड़े में कदम रखा, तो वहां मौजूद अन्य नौकर एक दूसरे को देखकर कानाफूसी करने लगे और दबी हंसी हंसने लगे। अर्जुन ने सख्त आदेश दिया था कि कोई भी प्रिया की मदद नहीं करेगा, इसलिए सब अपने काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगे। प्रिया ने बिना किसी से कुछ कहे भारी बाल्टियां उठाईं और घर के विशाल हॉल के संगमरमर के फर्श को पोंछना शुरू कर दिया। ठंडा पानी उसके हाथों को सुन्न कर रहा था, और घुटनों के बल बैठकर इतने बड़े हॉल को साफ करना एक सजा जैसा था। लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसकी हर रगड़ में उसके स्वाभिमान की गूंज थी, जो बिना आवाज किए अपना काम कर रही थी। सीढ़ियों से उतरते हुए अर्जुन की नज़र जब फर्श पर पोंछा लगाती प्रिया पर पड़ी, तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसने सोचा था कि प्रिया रोएगी, गिड़गिड़ाएगी या काम करने से साफ मना कर देगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं, और वह पूरी तन्मयता से अपना काम कर रही थी, जैसे यह कोई सजा नहीं बल्कि उसका कर्तव्य हो। अर्जुन को यह देखकर खुशी होने के बजाय एक अजीब सी झुंझलाहट महसूस हुई, क्योंकि उसका वार खाली जाता हुआ लग रहा था। वह चाहता था कि प्रिया टूटे, लेकिन वह तो और भी ज्यादा निखर रही थी। नाश्ते की मेज पर परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा हो चुके थे और माहौल में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। अर्जुन की बुआ, जो हमेशा से घर में अपनी हुकूमत चलाना चाहती थी, प्रिया को नौकरानी के रूप में देखकर बहुत खुश थीं। उन्होंने जानबूझकर प्रिया को आवाज लगाई और उसे सबके लिए चाय परोसने का हुक्म दिया, जैसे वह घर की बहू नहीं बल्कि कोई वेतनभोगी कर्मचारी हो। प्रिया ने चुपचाप चाय की ट्रे उठाई और एक एक करके सबको चाय देने लगी। अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान प्रिया की हर हरकत पर था। जैसे ही प्रिया बुआ को चाय देने के लिए झुकी, बुआ ने जानबूझकर अपनी कोहनी से धक्का मारा।
जिससे गर्म चाय प्याली से छलककर मेज पर गिर गई। बुआ ने तुरंत ड्रामा शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगीं कि प्रिया ने उन्हें जलाने की कोशिश की है। उन्होंने प्रिया को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, उसे फूहड़ और गंवार कहा और आरोप लगाया कि वह इस घर के लायक नहीं है। प्रिया वहां बुत बनकर खड़ी रही। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन बुआ की तेज आवाज के आगे उसकी एक न सुनी गई। यह एक स्पष्ट साजिश थी उसे सबके सामने अपमानित करने की। अर्जुन ने अखबार को मेज पर पटका, जिससे एक जोरदार आवाज हुई और पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। उसकी आंखें बुआ पर टिकी थीं और उनमें एक ऐसी चेतावनी थी जिससे बुआ की आवाज तुरंत बंद हो गई। अर्जुन को पता था कि प्रिया ने गलती नहीं की थी, क्योंकि उसने कनखियों से बुआ को धक्का मारते देखा था। उसे गुस्सा प्रिया पर नहीं, बल्कि बुआ के इस सस्ते नाटक पर आया। उसने ठंडी आवाज में कहा कि उसे सुबह सुबह यह शोरगुल पसंद नहीं है और अगर किसी को चाय पीनी है तो शांति से पिए, वरना मेज छोड़ दें। उसने प्रिया का पक्ष नहीं लिया, लेकिन उसका हस्तक्षेप ही काफी था बुआ को चुप कराने के लिए। दोपहर होते होते सूरज अपनी पूरी तपिश पर था और गर्मी असहनीय हो गई थी। अर्जुन ने इंटरकॉम पर प्रिया को नया आदेश दिया कि उसे गैराज में खड़ी उसकी 5 विंटेज कारों को धोना है। यह काम किसी एक आदमी के लिए भी मुश्किल था, और वह भी इतनी चिलचिलाती धूप में। प्रिया ने बिना कोई सवाल किए गैराज की ओर रुख किया, जहां लू के थपेड़े उसका स्वागत कर रहे थे। उसने पानी का पाइप उठाया और कारों को धोना शुरू किया, जबकि पसीना उसकी पीठ से बह रहा था और उसका गला सूख रहा था। हर गुजरते पल के साथ प्रिया की ताकत जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी जिद उसे रुकने नहीं दे रही थी। वह जानती थी कि अर्जुन अपने वातानुकूलित कमरे की खिड़की से उसे देख रहा होगा, और वह उसे हारते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसके हाथों में साबुन के कारण जलन हो रही थी और पैरों में थकान से कंपन हो रहा था। उसने अपने माता पिता के चेहरे याद किए, जिनके लिए वह यह सब सह रही थी, और इसी विचार ने उसे गिरने से बचा रखा था। वह एक मशीन की तरह काम करती रही, अपनी शारीरिक पीड़ा को अपने मानसिक बल से दबाते हुए। अर्जुन अपने आलीशान ऑफिस की कांच की दीवार के पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसके हाथ में व्हिस्की का गिलास था, जिसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था। उसे जीत का एहसास होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह देख सकता था कि प्रिया का चेहरा धूप से लाल हो गया था और वह किसी भी पल गिर सकती थी। उसका मन उससे कह रहा था कि यह वही है जो वह चाहता था, लेकिन उसका दिल उसे धिक्कार रहा था। वह अपनी ही बनाई हुई नफरत और अनचाही परवाह के बीच बुरी तरह फंस गया था। तभी प्रिया का पैर फिसला और वह लड़खड़ाकर कंक्रीट के फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथ से पाइप छूट गया और वह कुछ पलों के लिए उठ नहीं पाई। यह दृश्य देखकर अर्जुन का गिलास उसके हाथ से छूटकर चकनाचूर हो गया। वह बिना कुछ सोचे समझे अपने केबिन से बाहर भागा। उसने लिफ्ट का इंतजार भी नहीं किया और सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे आया। उसका दिमाग सुन्न हो गया था और उसे सिर्फ प्रिया की फिक्र हो रही थी। हालांकि वह इसे मानने को तैयार नहीं था। उसका यह रूप घर के नौकरों ने पहले कभी नहीं देखा था। गैराज में पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि एक ड्राइवर प्रिया को उठाने की कोशिश कर रहा था। यह देखते ही अर्जुन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ड्राइवर को इतनी जोर से डांटा कि वह थरथर कांपने लगा और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। अर्जुन ने बारे की कोशिश कर रहा था। खुद आगे बढ़कर प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे एक झटके से खड़ा किया। उसकी पकड़ में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक सुरक्षात्मक भाव भी था। उसने प्रिया पर चिल्लाते हुए कहा कि अगर उसे काम करना नहीं आता तो वह नाटक क्यों कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन लगभग घसीटते हुए प्रिया को घर के अंदर ले आया और उसे सोफे पर बैठा दिया। उसने तुरंत नौकर को पानी लाने का आदेश दिया और खुद प्रिया के सामने खड़ा होकर उसे घूरने लगा। प्रिया की सांसें तेज चल रही थीं और वह हैरान होकर अर्जुन को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान उसे सजा दे रहा है
वही उसे बचाने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है? अर्जुन ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया और उसे जबरदस्ती पानी पिलाया। उसकी उंगलियां प्रिया के गाल को छू रही थीं और उस स्पर्श में एक अनकही बिजली दौड़ गई। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अर्जुन ने गुर्राते हुए कहा। तुम्हें मारने का अधिकार सिर्फ मेरा है। तुम अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती। समझी? उसके शब्दों में क्रूरता थी, लेकिन उसकी आवाज में कंपन था जो उसकी असली भावनाओं को धोखा दे रहा था। उसने देखा कि प्रिया की कोहनी छिल गई है और वहां से खून रिस रहा है। उसका गुस्सा तुरंत पिघल गया और उसकी जगह एक गहरी चिंता ने ले ली। वह भूल गया कि वह एक राक्षस की भूमिका निभा रहा है और उसने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। प्रिया सन्न रह गई जब उसने देखा कि महान अर्जुन सिंघानिया उसके पैरों के पास घुटनों पर बैठकर उसके घाव को साफ कर रहा है। वह डिटॉल लगाते वक्त फूंक मार रहा था ताकि उसे जलन न हो। यह वही आदमी था जिसने उसे धूप में तपने के लिए भेजा था और अब वही उसके घावों पर मरहम लगा रहा था। प्रिया की आंखों से अनचाहे आंसू निकल आए। दर्द से नहीं, बल्कि इस अजीबोगरीब स्थिति की उलझन से। उसने महसूस किया कि अर्जुन उतना पत्थर दिल नहीं है जितना वह दिखाता है। उसके अंदर कहीं न कहीं एक इंसान अभी भी जिंदा है। मरहम पट्टी करने के बाद अर्जुन को अचानक अपनी स्थिति का एहसास हुआ और वह झटके से खड़ा हो गया। उसने अपनी शर्मिंदगी और भावनाओं को छिपाने के लिए फिर से अपना कठोर मुखौटा पहन लिया। उसने प्रिया को चेतावनी दी कि वह इसे उसकी कमजोरी न समझे। वह बस यह नहीं चाहता कि लोग कहें कि सिंघानिया अपनी पत्नी को भूखा प्यासा मार रहा है। उसने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन दरवाजे पर रुककर उसने बिना पीछे मुड़े कहने, आज के लिए काम खत्म, जाकर आराम करो, और तेजी से बाहर निकल गया। शाम को घर में एक और तमाशा खड़ा हो गया जब अर्जुन की मां ने प्रिया को रात का खाना बनाने का आदेश दिया। वे चाहती थीं कि प्रिया रसोइये की मदद के बिना पूरे परिवार के लिए पारंपरिक राजस्थानी थाली तैयार करे। प्रिया, जो पहले से ही थकी हुई थी, फिर से रसोई में जुट गई। उसने आटा गूंथा, सब्जियां काटी और भारी कढ़ाई में खाना पकाया। मसाले की महक से उसे खांसी आ रही थी और उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। वह जानती थी कि अगर उसने हार मानी तो वे उसके परिवार का मजाक उड़ाएंगे। खाना परोसते समय अर्जुन की नजरें लगातार प्रिया के चेहरे पर थीं, जो धुएं और थकान से मुरझाया हुआ लग रहा था। जब प्रिया ने उसे दाल परोसी तो अर्जुन ने जानबूझकर प्लेट को थोड़ा खिसकाया ताकि प्रिया का हाथ उसकी उंगलियों से छू जाए। यह स्पर्श दोनों के लिए करंट जैसा था। अर्जुन ने देखा कि प्रिया की उंगलियों पर चाकू के छोटे मोटे कट लगे हैं और वे खुरदरी हो गई हैं। उसे अपने ही करंट हाथ हो गई है। खाने का स्वाद कड़वा लगने लगा। उसने एक निवाला खाया और चम्मच को जोर से रखा, जिससे सब डर गए। खाना बकवास बना है, अर्जुन ने झूठ बोला। हालांकि खाना बहुत स्वादिष्ट था। इतना भी नहीं आता तो रसोड़े में जाने की जरूरत क्या थी, उसने चिल्लाकर कहा। उसने रसोइये को बुलाया और आदेश दिया कि कल से खाना वही बनाएगा। प्रिया, नहीं, मैं अपनी सेहत खराब नहीं करना चाहता, उसने बहाना बनाया। घर वाले हैरान थे, क्योंकि वे जानते थे कि खाना अच्छा था, लेकिन कोई अर्जुन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। प्रिया समझ गई कि अर्जुन ने उसे रसोड़े की मशक्कत से बचाने के लिए यह झूठ बोला है। उसके दिल में अर्जुन के लिए नफरत की दीवार में एक और दरार पड़ गई। रात के सन्नाटे में जब प्रिया अपने बिस्तर पर लेटी तो वह दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसका मन अर्जुन के इस दोहरे चरित्र में उलझा हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली दुश्मन कौन है, वह अर्जुन जो उसे अपमानित करता है, या वह अर्जुन जो उसकी चोट पर फूंक मारता है। उसने अपनी छिली हुई कोहनी पर हाथ फेरा और एक अजीब सी सिहरन महसूस की। शायद यह नर्क उतना भी बुरा नहीं होगा जितना उसने सोचा था, अगर वह इस शैतान के अंदर छिपे इंसान को बाहर ला सके। दूसरी तरफ
अर्जुन अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था, धुएं के छल्ले हवा में उड़ाते हुए। उसका दिमाग उसे कोस रहा था कि वह कमजोर पड़ रहा है। उसे प्रिया से नफरत करनी थी, उसे तोड़ना था। लेकिन आज जब उसने उसे दर्द में देखा तो उसे खुद दर्द महसूस हुआ। यह एक खतरनाक संकेत था। उसने सिगरेट को रेलिंग पर बुझाया और कसम खाई कि वह अपनी भावनाओं पर काबू पाएगा। लेकिन हवा में घुली रात की रानी की खुशबू उसे बार बार प्रिया की याद दिला रही थी, और वह जानता था कि यह जंग अब बाहर नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर लड़ी जाएगी। कुछ ही दिनों बाद शहर के सबसे प्रतिष्ठित और भव्य बिजनेस टाइकून गाला का आयोजन होने वाला था, जहां देश भर के अमीर और प्रभावशाली लोग इकट्ठा होने वाले थे। अर्जुन ने शाम को घर लौटते ही प्रिया के सामने एक बेहद कीमती और भारी डिजाइनर बॉक्स फेंक दिया। उसने अपनी ठंडी और आदेशात्मक आवाज में कहा कि उसे आज रात इस पार्टी में उसके साथ चलना है। उसका उद्देश्य प्रिया को अपनी पत्नी के रूप में पेश करना नहीं था, बल्कि उसे उस उच्च समाज की चकाचौंध के बीच ले जाकर उसकी गरीबी और उसके रहन सहन का मजाक उड़ाना था। वह देखना चाहता था कि कैसे एक साधारण लड़की उस चमक दमक में घबराकर अपनी हंसी उड़वाती है। प्रिया ने कांपते हाथों से वह बॉक्स खोला और उसमें रखी पश्चिमी शैली की एक बेहद आधुनिक और गहरी लाल रंग की ड्रेस को देखा। यह ड्रेस बहुत सुंदर थी, लेकिन प्रिया के लिए यह बहुत ही असहज और खुली हुई थी, जो उसके संस्कारों के बिल्कुल विपरीत थी। उसे समझ आ गया कि अर्जुन उसे वहां एक सजावटी गुड़िया बनाकर ले जाना चाहता है जिसे लोग देखें और बातें बनाएं। लेकिन प्रिया ने हार मानने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी लेकिन सुंदर कश्मीरी शॉल निकाली और इस ड्रेस को इस तरह से स्टाइल किया कि वह आधुनिक भी लगे और उसकी मर्यादा भी बनी रहे। जब प्रिया तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरी तो अर्जुन अपने हाथ में व्हिस्की का गिलास लिए हॉल में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी, वह जिस तंज को कसने के लिए तैयार था वह उसके गले में ही अटक गया। लाल रंग की उस पोशाक में प्रिया किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप नाममात्र का था, लेकिन उसकी सादगी ही उसका सबसे बड़ा गहना थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें एक पल के लिए रुक गई हैं, जिसे उसने तुरंत गुस्से और झुंझलाहट के नीचे दबा दिया। वह अपनी ही पत्नी की सुंदरता से प्रभावित होने के लिए खुद को कोसने लगा। कार में बैठते ही एक भारी और असहज सन्नाटा छा गया, जिसमें केवल एयर कंडीशनर की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने अपनी बेचैनी छिपाने के लिए लैपटॉप खोल लिया, लेकिन उसकी नजरें बार बार प्रिया की ओर उठ रही थी, जो खामोशी से खिड़की के बाहर देख रही थी। अर्जुन ने ताना मारते हुए कहा कि उसे पार्टी में मुंह बंद रखना चाहिए ताकि लोगों को पता न चले कि वह कहां से आई है। प्रिया ने उसकी ओर देखा और बहुत ताना मारते हुए कहा ही शांत स्वर में जवाब दिया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी जुबान और व्यवहार से होती है। उसका यह जवाब अर्जुन को निरुत्तर कर गया। पार्टी स्थल पर पहुंचते ही कैमरों की फ्लैश लाइटें चमकने लगीं, जिससे प्रिया की आंखों में चुभन होने लगी। अर्जुन ने दिखावे के लिए उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वे एक खुशहाल जोड़े हैं। प्रिया का शरीर उसके स्पर्श से सिहर उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान सजा ली। वह जानती थी कि यह सब एक नाटक है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके पति की बदनामी हो। यह उसके संस्कारों की परीक्षा थी, जिसमें वह पास होने की पूरी कोशिश कर रही थी। अंदर का हॉल झूमरों की रोशनी और महंगे इत्र की खुशबू से महक रहा था, जहां शहर के नामचीन लोग शैंपेन के गिलास हाथ में लिए बातें कर रहे थे। अर्जुन ने प्रिया को एक कोने में छोड़ा और अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने चला गया, यह सोचकर कि प्रिया इस भीड़ में घबरा जाएगी। कुछ अमीर और घमंडी औरतों ने प्रिया को अकेला देखकर उसे घेर लिया। वे उसकी ड्रेस और गहनों को घूरते हुए आपस में अंग्रेजी में बातें करने लगीं और दबी हंसी हंसने लगीं। उनका मकसद प्रिया को यह महसूस कराना
था कि वह इस जगह के लायक नहीं है और एक बाहरी व्यक्ति है। तभी वहां मिस्टर खन्ना आए, जो अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे और एक बेहद बदतमीज इंसान माने जाते थे। उन्होंने प्रिया को पहचान लिया और जोर से हंसते हुए बोले, अरे, यह तो वही कैफे वाली लड़की है। उनकी तेज आवाज ने आसपास के लोगों का और खुद अर्जुन का भी ध्यान खींच लिया। अर्जुन तुरंत वहां पहुंचा, यह सोचकर कि शायद प्रिया ने फिर कोई तमाशा कर दिया है। खन्ना ने व्यंग्य करते हुए कहा, अर्जुन, तुमने इस शेरनी से शादी कर ली जिसने उस दिन मुझ पर पानी फेंकने की जरूरत की थी। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया और उसने सवालिया नजरों से खन्ना को देखा। खन्ना ने हंसते हुए अपनी बात जारी रखी और वह सच उगल दिया जिससे अर्जुन पूरी तरह अनजान था। याद है अर्जुन, उस दिन कैफे में मैं तुम्हारे पीछे वाली मेज पर बैठा उस बूढ़े वेटर को डांट रहा था क्योंकि उसने मेरी कॉफी ठंडी लाई थी। यह लड़की उस वेटर को बचाने के लिए मुझ पर चिल्लाई और पानी का गिलास मेरी तरफ फेंका, लेकिन तुम बीच में खड़े हो गए और वह पानी तुम्हारे मुंह पर जा गिरा। खन्ना की यह बात सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे समय थम गया हो और आसपास का शोर अचानक बंद हो गया हो। अर्जुन की आंखों के सामने उस दिन का पूरा मंजर घूम गया, लेकिन इस बार एक नए नजरिए के साथ। उसने सोचा था कि प्रिया ने उसे उसकी गरीबी, जो उसने नाटक किया था, के कारण अपमानित किया था, लेकिन सच तो यह था कि वह किसी और के अहंकार के खिलाफ लड़ रही थी। वह पानी की बौछार उसके लिए नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ थी, जिसे उसने अपनी गलतफहमी में अपने ऊपर ले लिया था। अर्जुन को अपने अंदर एक गहरा पश्चाताप और शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने जिस आधार पर प्रिया से नफरत की और उससे शादी करके उसे सजा दी, वह आधार ही झूठ था। मिस्टर खन्ना ने अपनी हद पार करते हुए प्रिया के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की और कहा, वैसे हिम्मत तो है इसमें। प्रिया पीछे हटने ही वाली थी कि तभी एक लोहे जैसी मजबूत पकड़ ने खन्ना की कलाई थाम ली। यह अर्जुन था। उसकी आंखों में अब प्रिया के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि खन्ना के लिए एक हिंसक चेतावनी थी। उसने खन्ना का हाथ झटकते हुए अपनी दबी हुई लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, मेरी पत्नी से दूर रहो। खन्ना, अगली बार अगर तुमने इसकी तरफ देखा भी तो मैं भूल जाऊंगा कि हम एक पार्टी में हैं। वहां मौजूद हर शख्स अर्जुन के इस रूप को देखकर सन्न रह गया। अर्जुन ने प्रिया का हाथ थामा, लेकिन इस बार उसकी पकड़ में शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सुरक्षा का भाव था। उसने बिना किसी की परवाह किए प्रिया को वहां से बाहर ले जाने का फैसला किया। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी कि उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी नर्क बना दी, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। प्रिया हैरान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन, जो उसे बेइज्जत करने लाया था, अचानक उसका रक्षक कैसे बन गया। वह चुपचाप उसके साथ चल दी, उसके बड़े हाथों की गर्माहट महसूस करते हुए जो उसके ठंडे हाथ को सहारा दे रहे थे। वापसी के रास्ते में कार के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां तनाव नहीं, बल्कि एक भारी खामोशी और अनकहे जज्बात थे। अर्जुन बार बार कनखियों से प्रिया को देख रहा था, जो अब उसे एक जिद्दी और बदतमीज लड़की नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी और साहसी योद्धा लग रही थी। उसने देखा कि प्रिया को ठंड लग रही है और वह अपने शॉल में सिमटने की कोशिश कर रही है। अर्जुन ने बिना एक शब्द बोले अपना कोट उतारा और प्रिया के कंधों पर डाल दिया। प्रिया चौंक गई और उसने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन अर्जुन ने अपनी नजरें सामने सड़क पर टिकाए रखीं। सिंघानिया मेंशन पहुंचने तक अर्जुन का दिल और दिमाग पूरी तरह बदल चुके थे। उसने जो नफरत की दीवार खड़ी की थी, वह सच की एक ही चोट से भरभरा कर गिर गई थी। जब वे घर में दाखिल हुए तो अर्जुन ने प्रिया को नौकरों वाले कमरे में जाने का आदेश नहीं दिया, जैसा वह अक्सर करता था। इसके बजाय वह उसे उसके कमरे के दरवाजे तक छोड़ने गया। वहां रुककर उसने पहली बार प्रिया की आंखों में सीधे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। जाओ, सो जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा।
जिसमें हुक्म कम और परवाह ज्यादा थी। अपने कमरे में पहुंचकर अर्जुन ने बालकनी का दरवाजा खोल दिया और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। वह आज खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने एक ऐसी लड़की को लालची समझा जो दूसरों के सम्मान के लिए अमीरों से भी भिड़ सकती थी। उसे याद आया कि कैसे उसने प्रिया से फर्श साफ करवाया, गाड़ियां धुलवाईं और उसे मानसिक प्रताड़ना दी। उसके सीने में एक अजीब सा दर्द उठा, जो शायद पछतावे का था। उसने वहीं खड़े होकर फैसला किया कि वह इस गलती को सुधारेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने अहंकार को ही क्यों न कुचलना पड़े। प्रिया भी अपने कमरे में लेटी हुई छत को घूर रही थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। आज रात उसने अर्जुन का वह रूप देखा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा अर्जुन जो पूरी दुनिया के सामने उसके लिए लड़ गया। अर्जुन का कोट अभी भी उसके पास रखा था, जिसमें से उसकी महंगी कोलोन की खुशबू आ रही थी। वह समझ गई थी कि अर्जुन बुरा इंसान नहीं है, बस गलतफहमी और अपने ही अहंकार का शिकार है। उसके दिल में जमी बर्फ भी अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी और एक अनजाने एहसास ने वहां दस्तक दे दी थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जब रसोइया अर्जुन के लिए कड़वी ब्लैक कॉफी लाया तो अर्जुन ने उसे वापस भेज दिया और सामान्य चाय मांगी। उसने प्रिया को बैठने का इशारा किया, जो अब तक खड़े होकर सेवा करती थी। घर के बाकी सदस्य, खास तौर पर बुआ और दादी, ये देखकर हैरान थे। अर्जुन ने अपनी मां से स्पष्ट शब्दों में कहा, प्रिया इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। आज से घर के काम के लिए नौकर है, प्रिया नहीं। यह घोषणा घर में किसी बम धमाके से कम नहीं थी, लेकिन प्रिया के लिए यह उसकी खोई हुई गरिमा की वापसी थी। अर्जुन ऑफिस के लिए निकला, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और प्रिया के परिवार के कर्ज की फाइल मंगवाई। उसने तुरंत बैंक को फोन करके सारा कर्ज माफ करने और उनके घर के कागजात वापस भिजवाने का निर्देश दिया। यह उसका पहला कदम था अपने पापों का प्रायश्चित करने का। वह जानता था कि विश्वास जीतना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वह कोशिश करने के लिए तैयार था। उसने मन ही मन सोचा कि जिस युद्ध की शुरुआत उसने नफरत से की थी, अब वह उसे प्यार से ही खत्म करेगा। शाम को जब प्रिया को पता चला कि उसके माता पिता का घर सुरक्षित है और कर्ज खत्म हो गया है, तो वह खुशी से रो पड़ी। उसे पता था कि यह अर्जुन ने किया है। जब अर्जुन घर लौटा तो प्रिया दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस आंसुओं भरी आंखों से उसे देखा। अर्जुन समझ गया कि उसे खबर मिल गई है। दोनों के बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी खामोशी में ही संवाद हो रहा था। यह एक नई शुरुआत थी, जहां नफरत की जगह अब एक कोमल एहसास ने ले ली थी, जो शायद प्यार की पहली सीढ़ी थी। अगली सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो उसने पाया कि उसका कमरा फूलों की महक से भरा हुआ था। बेड के पास वाली मेज पर ताजे गुलाबों का एक गुलदस्ता रखा था, जिसके साथ एक नोट था जिस पर लिखा था, सिर्फ इसलिए कि कमरे की हवा खराब न हो। यह अर्जुन का तरीका था अपनी परवाह दिखाने का, बिना यह स्वीकार किए कि उसे परवाह है। प्रिया के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई, क्योंकि वह अब इस कठोर इंसान के अंदर छिपे बच्चे को पहचानने लगी थी। उसने महसूस किया कि घर का माहौल भी बदल चुका था। अब नौकर उसे सम्मान से मैडम कहकर बुला रहे थे और नाश्ते की मेज पर उसकी पसंद का खाना सजा हुआ था। अर्जुन वहां नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही थी। दोपहर में प्रिया के पास एक प्रसिद्ध बुटीक से कई डिब्बे आए, जिन्हें देखकर वह हैरान रह गई। जब उसने उन्हें खोला तो उनमें बेहद कीमती साड़ियां, सूट और मैचिंग ज्वेलरी थी, जो बिल्कुल वैसी थी जैसी वह पसंद करती थी। साथ में एक संदेश था कि शाम को एक बिजनेस डिनर है और अर्जुन नहीं चाहता कि उसकी पत्नी पुराने कपड़ों में उसकी साख खराब करे। प्रिया समझ गई कि यह अर्जुन का उसे तोहफे देने का बहाना है, क्योंकि वह सीधे तौर पर देना अपनी शान के खिलाफ समझता था।
उसने एक आसमानी रंग की साड़ी चुनी और जब वह तैयार हुई तो आईने में खुद को देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जो कल तक पाई पाई के लिए मोहताज थी। शाम को जब अर्जुन उसे लेने आया तो वह सीढ़ियों पर ही ठिठक गया और बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। प्रिया उस आसमानी साड़ी में किसी देवी जैसी लग रही थी और अर्जुन का दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब हो रहा था। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए कड़े स्वर में कहा, चलो, देर हो रही है। लेकिन उसकी आंखों की चमक कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। कार में उसने चुपके से AC का तापमान कम कर दिया ताकि प्रिया की साड़ी खराब न हो और अपनी पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। यह छोटी छोटी हरकतें बता रही थीं कि राक्षस अब रक्षक बन चुका है। हालांकि उसकी जुबान अभी भी कड़वी ही थी। रेस्तरां में जब वेटर ने मेनू कार्ड दिया तो अर्जुन ने उसे बिना देखे वापस कर दिया और वेटर को वही डिश लाने का आदेश दिया जो प्रिया को सबसे ज्यादा पसंद थी, मलाई कोफ्ता और बटर नान। प्रिया हैरान थी कि अर्जुन को उसकी पसंद का पता कैसे चला, जबकि उसने कभी बताया नहीं था। अर्जुन ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए लापरवाही से कहा कि उसने बस अंदाज लगाया था। लेकिन सच तो यह था कि उसने घर के रसोइये से पूरी पूछताछ की थी। खाना खाते वक्त जब प्रिया के होठों पर थोड़ी सी ग्रेवी लग गई तो अर्जुन ने अपनी उंगली से उसे पोंछ दिया और उस पल दोनों के बीच वक्त जैसे थमसा गया। अगले दिन अर्जुन के ऑफिस में एक आपातकालीन स्थिति आ गई और उसे देर रात तक रुकना पड़ा। प्रिया, जो अब उसकी पत्नी के रूप में अपना हक समझने लगी थी, ने उसके लिए घर का बना टिफिन तैयार किया और ड्राइवर के साथ ऑफिस पहुंच गई। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने, जो अर्जुन पर डोरे डालने की कोशिश करती थी, प्रिया को रोकने की कोशिश की और उसे अपमानित करते हुए कहा कि अर्जुन सर नौकरानियों से नहीं मिलते। प्रिया ने शांत भाव से उसे जवाब दिया कि वह अर्जुन की पत्नी है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। शोर सुनकर अर्जुन अपने केबिन से बाहर आया और दृश्य देखकर उसका खून खौल उठा। अर्जुन ने पूरे स्टाफ के सामने रिसेप्शनिस्ट को उसकी औकात याद दिलाई और उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। उसने प्रिया का हाथ थामकर उसे सबके सामने अपने केबिन में ले गया, जिससे पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। उसने प्रिया को अपनी कुर्सी पर बैठाया और खुद मेज के किनारे बैठकर उसके द्वारा लाया गया खाना खाने लगा। वह खाना शायद ठंडा हो चुका था, लेकिन अर्जुन के लिए वह दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल के खाने से बेहतर था। उसने प्रिया से वादा किया कि आज के बाद कोई भी उसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह पहला मौका था जब अर्जुन ने सार्वजनिक रूप से उसे अपना माना था। कुछ दिनों बाद मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसमें भीगने की वजह से प्रिया को तेज बुखार हो गया। जब अर्जुन घर लौटा और उसे कांपते हुए देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को घर बुलाया और सारी रात प्रिया के सिरहाने बैठा रहा। वह बार बार उसके माथे पर गीली पट्टियां रखता और उसे दवाई खिलाता, जो अर्जुन सिंघानिया करोड़ों का नुकसान होने पर भी नहीं घबराता था। आज वह प्रिया के शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ने पर भी बेचैन हो रहा था। उसने अपने सारे फोन बंद कर दिए और अगले 2 दिनों की सारी महत्वपूर्ण मीटिंग्स कैंसिल कर दी। बुखार की बेहोशी में प्रिया बार बार बड़बड़ा रही थी और पानी मांग रही थी। अर्जुन ने उसे अपनी गोद में लिटाया और चम्मच से पानी पिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वह रोक नहीं पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं प्रिया को कुछ हो न जाए। उसने महसूस किया कि यह लड़की अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी है। सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो उसने अर्जुन को सोफे पर सोते हुए देखा। उसका हाथ अभी भी प्रिया के हाथ को थामे हुए था। यह दृश्य प्रिया के दिल को पिघलाने के लिए काफी था। उसे यकीन हो गया कि यह जिद्दी इंसान उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता है। प्रिया के ठीक होने के बाद अर्जुन का व्यवहार और भी ज्यादा रक्षात्मक हो गया। वह दिन में 10 बार फोन करके उसका हाल पूछता और अगर वह फोन नहीं उठाती
तो घर पर कोहराम मचा देता। एक दिन प्रिया अपने कॉलेज के पुराने दोस्त से बाजार में मिली और हंसकर बात करने लगी। अर्जुन, जो उसे सरप्राइज देने के लिए वहां पहुंचा था, यह देखकर जल भुन गया। ईर्ष्या की एक लहर ने उसे जकड़ लिया। वह तुरंत अपनी कार से उतरा और प्रिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके दोस्त को ऐसी खूनी नजरों से देखा कि वह बेचारा डरकर वहां से भाग गया। घर लौटते ही अर्जुन ने अपना असली रंग दिखाया और प्रिया पर चिल्लाया कि वह किसी और आदमी से बात कैसे कर सकती है। प्रिया पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसे हंसी आ गई क्योंकि वह समझ गई कि यह अर्जुन की जलन है। उसने पहली बार हिम्मत करके अर्जुन के सीने पर हाथ रखा और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप जल रहे हैं। अर्जुन एकदम चुप हो गया। उसका गुस्सा हवा हो गया। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक स्वीकारोक्ति थी। वह मान चुका था कि अब वह प्रिया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अर्जुन ने प्रिया को खुश करने के लिए एक वीकेंड ट्रिप का प्लान बनाया और उसे अपने प्राइवेट फार्म हाउस पर ले गया। वहां उसने प्रिया को गाड़ी चलाना सिखाने की कोशिश की, जो एक बेहद मजेदार और रोमांटिक अनुभव बन गया। प्रिया बार बार गलतियां करती और अर्जुन उसे डांटने के बजाय हंसते हुए सिखाता। उसने प्रिया के बालों में फूल लगाया और उसके साथ झील के किनारे घंटों बैठा रहा। यह वह अर्जुन था जिसे दुनिया नहीं जानती थी, हंसमुख, प्यार करने वाला और केयरिंग। प्रिया को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है, जहां उसका जल्लाद पति अब उसका राजकुमार बन गया था। शाम को अलाव के पास बैठकर अर्जुन ने गिटार निकाला, जिसे उसने सालों से नहीं बजाया था। उसने प्रिया के लिए एक धुन बजाई जो बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली थी। संगीत की लहरों के बीच दोनों की निगाहें मिलीं और उन्होंने एक दूसरे की रूह में झांक लिया, बिना कोई शब्द बोले। उन्होंने अपने अतीत के सारे गिले शिकवे मिटा दिए। अर्जुन ने धीरे से प्रिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी हथेली पर एक कोमल चुंबन अंकित किया। यह उनकी नई यात्रा की शुरुआत थी, जहां अब कोई शर्त नहीं, कोई सौदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार था। लेकिन उनकी यह खुशियां किसी की नजरों में खटक रही थीं। दूर अंधेरे में रोहन, अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन, दूरबीन से उन पर नजर रख रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, क्योंकि वह देख सकता था कि अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। प्रिया, रोहन ने अपने गुर्गों को फोन किया और कहा, वक्त आ गया है। शेर को शिकार बनाने के लिए उसकी शेरनी को पकड़ना होगा। वह एक ऐसी चाल चलने वाला था जो अर्जुन की दुनिया को फिर से तहस नहस कर सकती थी। अगले दिन जब वे वापस लौट रहे थे, तो अर्जुन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह उसे खोने से डर रहा हो। प्रिया ने उसकी चिंता को भांप लिया और उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। लेकिन अर्जुन का दिल मान नहीं रहा था। शहर की सीमा में घुसते ही उनकी गाड़ी का पीछा कुछ संदिग्ध काली गाड़ियां करने लगीं। अर्जुन ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और अपने सुरक्षा प्रमुख को अलर्ट कर दिया। वह जानता था कि शांति का समय खत्म हो चुका है और अब उसे अपने प्यार की रक्षा के लिए फिर से उसी को साथ राक्षस का रूप धरना होगा जिससे दुनिया कांपती थी। अगले दिन की दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी तीव्रता पर था, प्रिया अपनी सास के साथ शहर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियां उतरकर अपनी कार की ओर बढ़ी, एक काले रंग की वैन ने अचानक उनका रास्ता रोक लिया, इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते। वैन से 4 नकाबपोश आदमी निकले और उन्होंने धुएं के बम फोड़ दिए। धुएं और अफरा तफरी के बीच उन्होंने प्रिया को खींचा और उसे जबरदस्ती वैन के अंदर धकेल दिया। प्रिया की चीखें मंदिर की घंटियों के शोर में दब गईं और पलक झपकते ही वैन वहां से गायब हो गई। पीछे छोड़ गई सिर्फ घबराई हुई सांस और एक अशुभ सन्नाटा। अर्जुन अपनी कॉन्फ्रेंस में व्यस्त था जब उसका फोन लगातार बजने लगा। उसने झुंझलाकर फोन उठाया।
लेकिन दूसरी तरफ से उसकी माँ की रोती हुई आवाज सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया, वे उसे ले गए। माँ के ये शब्द किसी बम धमाके की तरह उसके कानों में गूंजे। उसी पल उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से वीडियो संदेश आया। स्क्रीन पर प्रिया थी, जिसके हाथ बंधे थे और मुंह पर टेप लगा था, और उसके पीछे रोहन खड़ा हंस रहा था। रोहन ने चुनौती दी, अगर अपनी प्यारी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आओ और अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। अर्जुन का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान उमड़ रहा था जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। उसने पुलिस को फोन नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि कानून के हाथ रोहन जैसे सांप तक पहुंचने में बहुत वक्त लगाएंगे। उसने तुरंत अपनी तकनीकी टीम को सक्रिय किया और प्रिया के फोन की जीपीएस लोकेशन ट्रेस करवाई। उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी रिवॉल्वर निकाली, जिसे उसने सालों से हाथ नहीं लगाया था, और उसे अपनी कमर में खोस लिया। आज वह बिजनेसमैन अर्जुन सिंघानिया नहीं था, बल्कि वह एक शिकारी था जो अपनी शेरनी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। शहर के बाहर एक सुनसान और जर्जर गोदाम में प्रिया को एक खंभे से बांधकर रखा गया था। रोहन उसके सामने खड़ा होकर अपनी जीत का जश्न मना रहा था और अर्जुन के बर्बाद होने के सपने देख रहा था। उसने प्रिया के चेहरे से टेप हटाया और उम्मीद की कि वह रोएगी और दया की भीख मांगेगी, लेकिन प्रिया ने उसकी आंखों में सीधे देखा और थूक दिया। तुम अर्जुन को नहीं जानते, उसने दृढ़ता से कहा। वह तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। तुम आज अपनी मौत को दावत देकर आए हो। रोहन ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा, लेकिन प्रिया की आंखों में डर की जगह सिर्फ अर्जुन पर अटूट विश्वास था। अचानक गोदाम का भारी लोहे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ उखड़कर अंदर आ गिरा। धूल और धुएं के गुबार के बीच एक काली एसयूवी अंदर दाखिल हुई और सीधे रोहन के गुर्गों की एक टेबल से जा टकराई। गाड़ी से अर्जुन उतरा। उसका कोट हवा में लहरा रहा था और उसकी चाल में यमराज जैसा खौफ था। उसने बिना कोई चेतावनी दिए गोलीबारी शुरू कर दी। उसकी हर गोली सटीक निशाने पर लग रही थी और गुर्गे एक एक करके गिरने लगे। रोहन यह देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने एक डरे हुए पति की उम्मीद की थी। अर्जुन खाली हाथों से ही गुर्गों पर टूट पड़ा। उसका गुस्सा उसे एक अमानवीय ताकत दे रहा था। उसने एक आदमी की कलाई मरोड़ी और उसी की बंदूक से दूसरे को ढेर कर दिया। उसे न तो अपनी चोट की परवाह थी और न ही खून बहने की। उसका एकमात्र लक्ष्य प्रिया तक पहुंचना था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वह हर उस चीज को नष्ट कर रहा था जो उसके रास्ते में आ रही थी। प्रिया उसे देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू राहत और गर्व के थे। उसने आज अर्जुन का वह रूप देखा जो उसके प्यार की गहराई को साबित कर रहा था। अपने सभी आदमियों को गिरता देख रोहन डर के मारे प्रिया के पीछे छिप गया और उसके सिर पर बंदूक तान दी। रुक जाओ, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा, वह चिल्लाया। उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन वहीं ठिठक गया। उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। पूरे गोदाम में सन्नाटा छा गया। सिर्फ टपकते हुए खून और भारी सांसों की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने अपनी बंदूक धीरे से जमीन पर रख दी और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उसने रोहन की आंखों में देखते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहा, छोड़ दो उसे, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे और तुम्हारे बीच इसे मत लाओ। रोहन अर्जुन को निहत्था देखकर फिर से अहंकार में आ गया और हंसने लगा। अब तुम मेरे पैरों पर गिरोगे, अर्जुन सिंघानिया, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान एक पल के लिए भटका, अर्जुन ने बिजली की गति से अपनी जेब से एक चाकू निकाला और सीधे रोहन के हाथ पर दे मारा। रोहन दर्द से चीखा और बंदूक उसके हाथ से छूट गई। अर्जुन ने एक झटके में दूरी मिटाई और रोहन को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। उसने उसे दीवार पर दे मारा और उस पर मुक्कों की बरसात कर दी।
हर मुक्के के साथ वह प्रिया के हर आंसू का हिसाब ले रहा था। लड़ाई के दौरान एक जलती हुई लालटेन तेल के ड्रमों पर गिर गई थी, जिससे गोदाम में आग लगनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते लपटें तेजी से फैलने लगीं और धुआं दम घोंटने लगा। अर्जुन ने अधमरे रोहन को जमीन पर छोड़ दिया और तेजी से प्रिया की ओर भागा। उसने जल्दी से उसकी रस्सियां खोलीं और उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अर्जुन ने उसके बालों को चूमते हुए कहा। लेकिन आग ने अब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। बाहर निकलने का मुख्य रास्ता आग की लपटों से ब्लॉक हो चुका था और छत का एक हिस्सा गिरने ही वाला था। अर्जुन ने अपनी जैकेट उतारकर प्रिया के सिर पर डाल दी ताकि वह धुएं और आग से बच सके। उसने इधर उधर देखा और ऊंचाई पर एक छोटी खिड़की देखी। उसने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, हमें कूदना होगा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। अर्जुन ने एक भारी लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से खिड़की का कांच तोड़ दिया। जैसे ही वे दोनों खिड़की से बाहर कूदे, उनके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा गोदाम आग के गोले में तब्दील हो गया। वे बाहर घास पर लुढ़कते हुए गिरे। अर्जुन ने अपने शरीर को ढाल बनाकर प्रिया को हर चोट से बचाया। कुछ पलों के लिए दोनों वहीं लेटे रहे। उनकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं और उनके चेहरे कालिक से सने थे। मौत को इतना करीब से छूकर वापस आने का एहसास उन्हें सुन्न कर रहा था। अर्जुन ने करवट लेकर प्रिया को देखा और कांपते हाथों से उसका चेहरा साफ किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सच में सुरक्षित है। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। अर्जुन की आवाज टूट गई और पहली बार उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। प्रिया ने उसके आंसुओं को पोंछा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस जलते हुए गोदाम की रोशनी में अर्जुन ने वह 3 शब्द कहे जो उसने आज तक किसी से नहीं कहे थे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रिया, तुम्हारे बिना मेरी कोई दुनिया नहीं है। यह सिर्फ एक इजहार नहीं, बल्कि एक समर्पण था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और जवाब दिया, मैं जानती थी कि आप आएंगे। मेरा दिल जानता था। दूर से पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें सुनाई देने लगीं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बेहोश और बुरी तरह घायल रोहन को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल टीम स्ट्रेचर लेकर दौड़ी, लेकिन अर्जुन ने उन्हें मना कर दिया। उसने प्रिया को अपनी गोद में उठाया और अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन साथ ही एक अजेय गर्व भी था। उसने आज न केवल अपने दुश्मन को हराया था, बल्कि अपने अंदर के डर को भी जीत लिया था। प्रिया ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, यह जानते हुए कि अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे इस सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं निकाल सकती। अस्पताल के उस विशेष कमरे में, जहां हर सुख सुविधा मौजूद थी, अर्जुन पिछले 2 दिनों से प्रिया के बिस्तर के पास बैठा था। उसने अपनी दाढ़ी नहीं बनाई थी और उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसने वहां से हटने से मना कर दिया था। जब प्रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो सबसे पहले उसने अर्जुन के चेहरे पर राहत की एक गहरी सांस देखी। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे चूमा, जैसे वह कोई कांच की गुड़िया हो जिसे टूटने से बचा लिया गया हो। डॉक्टरों ने बताया कि प्रिया अब खतरे से बाहर है, लेकिन अर्जुन का डर अभी पूरी तरह गया नहीं था। उसने प्रिया से वादा किया कि वह अब कभी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगा। प्रिया के ठीक होने के दौरान बाहर की दुनिया में तूफान मचा हुआ था। रोहन और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अर्जुन ने देश के सबसे बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सिंघानिया ग्रुप ने रोहन की कंपनी को पूरी तरह से कुचल दिया था और उसका सब कुछ नीलाम करवा दिया। यह अर्जुन का तरीका था दुनिया को यह संदेश देने का कि उसके परिवार को छूने की कीमत क्या होती है। रोहन अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी बर्बादी का मातम मना रहा था, जबकि अर्जुन ने अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय अपनी पत्नी की सेवा करने को प्राथमिकता दी। प्रिया को जब यह पता चला तो उसे महसूस हुआ कि उसका पति उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद
अर्जुन ने एक विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें शहर का पूरा मीडिया मौजूद था। कैमरों के सामने अर्जुन ने प्रिया का हाथ थामकर अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार किया। उसने दुनिया को बताया कि कैसे उसने अपनी गलतफहमी और अहंकार के कारण प्रिया को दुख पहुंचाया था। लेकिन प्रिया ने अपनी अच्छाई से उसे बदल दिया। उसने सार्वजनिक रूप से प्रिया और उसके माता पिता से माफी मांगी और घोषणा की कि प्रिया ही उसकी असली ताकत और सिंघानिया साम्राज्य की असली मालकिन है। अर्जुन का यह विनम्र रूप देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि अहंकारी शेर आज प्यार में पालतू बन गया था। प्रिया की आंखों में गर्व के आंसू छलक आए। घर लौटने पर अर्जुन ने प्रिया के लिए एक और सरप्राइज प्लान किया था। उसने पूरे बगीचे को हजारों दियों और फूलों से सजाया था, जो सितारों की तरह चमक रहे थे। वह घुटनों के बल बैठा और अपनी जेब से एक हीरे की अंगूठी निकाली। उसने कहा, हमारी पहली शादी एक समझौता थी और मैंने तुम्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। मैं आज तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार पूरे दिल से और बिना किसी शर्त के। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? प्रिया ने हंसते हुए और रोते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह पल उन दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां पिछले सारे कड़वे पन्ने फाड़ दिए गए थे। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गईं, और इस बार यह शहर की सबसे भव्य शादी होने वाली थी। सिंघानिया मेंशन को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हल्दी की रस्म में अर्जुन ने खुद प्रिया को हल्दी लगाई और शरारत करते हुए पूरा उबटन उसके गालों पर मल दिया। संगीत की रात में अर्जुन ने, जिसे डांस करना सख्त नापसंद था, प्रिया के लिए एक बॉलीवुड गाने पर डांस किया, जिसे देखकर परिवार के लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हर रस्म में प्यार और खुशी छलक रही थी। प्रिया के माता पिता, जो कभी अर्जुन के नाम से कांपते थे, आज उसे अपना बेटा मानकर आशीर्वाद दे रहे थे। शादी की मुख्य रात अर्जुन एक शाही शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था, और प्रियालाल जोड़े में साक्षात देवी लग रही थी। जब अर्जुन बारात लेकर आया तो उसने कार में बैठने के बजाय दोस्तों के साथ नाचते हुए प्रवेश किया। जयमाला के समय जब दोस्तों ने अर्जुन को ऊपर उठाया तो उसने तुरंत झुककर प्रिया को माला पहनाने दी, यह दिखाते हुए कि वह उसके सामने हमेशा झुका रहेगा। 7 फेरों के दौरान पंडित के मंत्रों के बीच उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखकर 7 जन्मों का वादा किया। जब अर्जुन ने प्रिया की मांग में सिंदूर भरा तो वह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का पवित्र मिलन था। 2 साल बाद सिंघानिया मेंशन के उसी बगीचे में एक छोटा सा बच्चा दौड़ रहा था, जिसके पीछे अर्जुन भाग रहा था। यह उनका बेटा था, जो बिल्कुल अर्जुन जैसा दिखता था, लेकिन उसकी हंसी प्रिया जैसी थी। अर्जुन, जो कभी ऑफिस की मीटिंग्स के अलावा कुछ नहीं सोचता था, अब शाम होते ही घर भाग आता था ताकि अपने बेटे के साथ खेल सके। प्रिया बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी और बाप बेटे की इस मस्ती को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी सास अब उसे घर की लक्ष्मी मानती थी और उसकी हर बात सिर आंखों पर रखती थी। प्रिया ने न केवल अर्जुन का दिल जीता था, बल्कि पूरे घर को प्यार के धागे में पिरो दिया था। शाम के समय अर्जुन थककर प्रिया के पास आया और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। प्रिया ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। वे अक्सर उसे गिलास पानी वाली घटना को याद करके हंसते थे, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। अर्जुन ने प्रिया का हाथ चूमते हुए कहा, उस दिन तुमने मुझ पर पानी नहीं, बल्कि अमृत फेंका था, जिसने मुझे इंसान बना दिया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और आपने मुझे वो खुशी दी जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उनकी कहानी इस बात का सबूत थी कि नफरत कितनी भी गहरी क्यों न हो,